So hello everyone, welcome to Quick Eyes. I am Sachin Puri. तो आज हम आए हैं अम्बाला। Eyes ने अपना पहला मायोपिक क्लिनिक खोला है अम्बाला में, जो कि खुला है कपिल आई हॉस्पिटल में। जी, और हम कपिल आई हॉस्पिटल के फाउंडर जो डॉक्टर कपिल हैं उनसे मिलेंगे और डॉक्टर अमित गुप्ता से मिलेंगे जो पीडियाट्रिक हेड हैं इस हॉस्पिटल के। तो उन दोनों से मिलेंगे एंड वी विल check out the history of Kapil Eye Hospital, where doctors will share their whole journey, and also we will check out the Zeiss Myopia Clinic and how is that helping the patients in and around Ambala. So आइए चलिए मिलते हैं डॉक्टर कपिल से और डॉक्टर अजय गुप्ता से। नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर कपिल वोरा है और कपिल आई हॉस्पिटल का मैं फाउंडर, मेंबर एंड डायरेक्टर हूँ। So Kapil Eye Hospital started in 1998, I think end of 97 and beginning of 98, and we have seen the world of ophthalmology changing from nothing to everything. It was a one-room clinic, and a very small OT. और मेरे एक सीनियर कोलीग थे जिनके ऑपरेशन थिएटर में मैं किया करता था. Was very kind to me, and वहां से शुरू करते 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 फिर धीरे धीरे कुछ सर्जन्स ने मेरे को ज्वाइन किया। आर्मी से रिटायर्ड थे या वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया कर्नल दत्त ने, उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर रुचि ने रेटिना में ज्वाइन किया और फिर डॉक्टर अमित आ गए अपनी ग्रेजुएशन के बाद, और वहां से फिर हम लोगों ने पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी डेवलप करनी शुरू करी। तो आज आप देख रहे हैं कि पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी किस हद तक पहुंच गई है, बिकॉज our generation was not very much trained as far as pediatric ophthalmology is concerned. Right. And pediatric ophthalmology is not a normal ophthalmology that you follow. It is a highly specialized subject, और इसके लिए बहुत skilled doctors चाहिए, which Dr. Amit is. So then we developed this department, and now we have almost all the departments. We are 10 consultants here looking after our own departments. तो वो एक सिंगल रूम से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी। First of all, thanks, doctor, for giving us time, and thanks to Zeiss for getting this done for us. Purely into pediatric here, so बड़ा interesting है, and also post COVID it has become more complicated for parents also, because number बढ़ता जा रहा है, because they are more on screen, outdoors नहीं हो रहा है. So what kind of patients you get different? So normally what questions they ask and how do you resolve? And I have seen your social media handle also, आप YouTube पे भी हो, Instagram पे भी हो, and how you handle that also, and what all content you create on that, and more about patient journey कैसी रहती है? Regarding patient profile किस तरह का रहता है, तो I will see only pediatric patients. Squint मेरा मेन क्रक्स एरिया है, और न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी तो मैं एक्सक्लूसिवली देखता हूँ। नो अडल्ट पेशेंट्स, नो अडल्ट कैटरैक्ट्स। एंड एक दिन में कितने पेशेंट्स हो जाते हैं इससे? It is quite variable. So nowadays it is off season, so I am seeing purely specialty around 30 patients. लेकिन daily, and then I'm sure सिर्फ अम्बाला से नहीं होते हैं, बाहर से भी आते हैं? मेजॉरिटी बाहर से आते हैं। हमारी जो पर से मैं अपनी ब्रांच की अगर बात करूं, तो हमारी क्लाइंटेल अब अक्रॉस इंडिया है। मतलब अभी भी मैंने जो सर्जरी करनी है, पेशेंट पिथौरागढ़ से आया हुआ है। पिथौरागढ़ राजस्थान? नहीं, ये उत्तराखंड का बिल्कुल एंड में, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर पे। वहां से यहाँ क्यों आया? व्हाई? बिकॉज़ ही हैज सर्च्ड एंड किसी पेशेंट ने भी कराया था, तो दैट्स हाउ ही हैज पीडियाट्रिक ओनली स्क्विंट। अच्छा। एक पेशेंट अभी सुबह जो ऑपरेट किया था वो शामली से थे। शामली इज इन यूपी में काफी दूर है यहाँ से, 5-6 घंटे आई थिंक ऑलमोस्ट। तो दैट इज हाउ। तो आसपास की सारी स्टेट्स, बाकी ऑफ एंड ऑन दूर से, एक्सट्रीम ईस्ट से, एक्सट्रीम साउथ से। सो लाइक मेजॉरिटी पेशेंट्स आर लाइक मोर देन 50% वुड बी फ्रॉम आउटसाइड अम्बाला? मे बी 70 to 80%। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। और कोविड के बाद सबसे बड़ा जो चेंज हम जो देखते हैं वो है स्क्रीन टाइम। ओके, नाउ चिल्ड्रन आर ग्लू, हम अपनी ही बात करते हैं, हम भी ग्लूड टू द स्क्रीन है। तो बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो बच्चे भी स्क्रीन पे। इवन फ्रॉम जो छोटे टाउन से आते हैं, यू फील दैट सेम थिंग हैपनिंग? यस, एवरीवेयर नाउ इट इज द सेम स्टोरी। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप ऑन एम्फसाइजिंग, और ड्यू टू दैट यू फील दैट नंबर भी बढ़ रहा है बच्चों का, आई स्ट्रेन्स। काफी एविडेंस है जो ये कहता है कि स्क्रीन और नियर वर्क ज्यादा होने की वजह से नंबर ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करता है।
सो इट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। और आउटडोर एक्टिविटी भी उसके कारण से कम हो रही है, उसके कारण से भी नंबर ज्यादा बढ़ता है, और प्लस बच्चे उसके कारण से ओबीज भी हो रहे हैं, मतलब वेट ज्यादा गेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब इंटरलिंक होती जा रही हैं। Okay. So how do you means how do you take care of all these things, and especially like myopia भी बढ़ रहा है as you mentioned. So how do you take care of that, and क्या normally remedies आप patients को या फिर उनके parents को बताते हो? And also you have just started Zeiss myopic clinic, or that how is that helping the clinic and also the patients? सबसे बड़ा जो डिफरेंस अब लोगों को पता लगना शुरू हुआ है, पहले हम सिर्फ ये बात करते थे, Correct. अब वहां पर जब लिखा हुआ दिखता है मायोपिया क्लिनिक, तो जब भी कुछ नया लिखा हुआ दिखता है तो लोगों के दिमाग में एंग्जाइटी होती है, या कुछ उसके बारे में अच्छा। पूछते हैं ये क्या है, Okay. मायोपिया क्या है, तो नंबर पहले से यूज कर रहे होते हैं। तो फिर अब उसके कारण से अब मायोपिया जो प्रोपेंसिटी बढ़ रही है, जब प्रेवलेंस बढ़ रही है, इट इज द नेक्स्ट पेंडेमिक। आई कॉल इट अ पेंडेमिक। Okay. हम पहले कोविड पेंडेमिक की तो सारी बात करते थे, ये पेंडेमिक है। अगर हम कंट्री वाइज बात करते हैं, तो अगर हम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज देखते हैं, जो वियतनाम, सिंगापुर, कोरिया, इन सब कंट्रीज में मायोपिया 18 टू 20 ईयर ओल्ड पेशेंट्स में रफली 90% बच्चों को है। Oh. और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज या उधर जाते हैं, तो वहां पर भी 25-30% आ गया। इंडिया अभी फिर भी रिलेटिवली पीछे है, हम अराउंड 10% बच्चों में अब भी देख रहे हैं। एक रूरल अर्बन डिवाइड भी है, मतलब अर्बन पेशेंट्स में ज्यादा होता है, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, आउटडोर टाइम रूरल बच्चे ज्यादा स्पेंड करते हैं। लेकिन जिस पेस पे ये इंक्रीज कर रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन चिल्ड्रन वुड बी मायोपिक। इतना ज्यादा मायोपिया हम देखेंगे तो, और इंडिया की पॉपुलेशन जिस स्पेस पे ग्रो कर रही है, तो हम कितना मायोपिया देखेंगे। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, मायोपिया क्या है, काफी लोगों को मायोपिया नहीं पता होगा। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं, जिसमें दूर का क्लियर नहीं दिखता, उसके कारण से माइनस का नंबर लगाते हैं। Okay. और बच्चों में सिर्फ नंबर देना इज नॉट एनफ, बार बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि नंबर बढ़ता रहता है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके लिए मायोपिया क्लिनिक एस्टेब्लिश किया। ओके। एंड नॉर्मली इसमें आप बच्चों को रेमेडीज क्या बताते हो कि आप ये करो तो इससे शायद ना बढ़े, या पेरेंट्स को आप क्या नॉर्मली सजेस्ट करते हैं? इसमें हम 3 pronged स्ट्रैटेजी करते हैं। सबसे पहली चीज जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको बोलते हैं, क्योंकि वो अकेली चीज है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। अगर जेनेटिक मायोपिया है, जेनेटिकली मायोपिया आया, मतलब पेरेंट्स को भी मायोपिया था, आगे आगे जनरेशंस में आ रहा है। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते। करेक्ट। तो हमें उन चीजों पे काम करना है जिन पे हम बदल कुछ सकते हैं। चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। तो हम ये कहते हैं कि स्क्रीन का यूजेज जितना कम से कम हो सके, जो अमेरिकन एकेडमी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, 2 साल से छोटे बच्चे का 0 यूजेज होना चाहिए स्क्रीन का। ओके। 2 to 6 ईयर ओल्ड बच्चे का अप टिल 1 ईयर, 6 to 12 ईयर्स ओल्ड बच्चे का मैक्सिमम 2 आवर्स इन अ डे, एंड दैट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। मतलब टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, आईपैड देख रहा है, जो भी देख रहा है सबको इंक्लूड करके। ये सबके घरों में भी चैलेंजेस हैं, मैं भी फेस करता हूँ, आप भी फेस करते हो। तो एक तो ये एम्फोसाइज करना बार बार जरूरी है कि स्क्रीन का यूजेज कम। सो अगर हम मायोपिया के लिए आउटडोर एक्टिविटीज इंकरेज करते हैं, तो अगर आउटडोर एक्टिविटीज 2 आवर्स से ज्यादा हो, तो हम मायोपिया का नया इंसिडेंस, मतलब किसी नए बच्चे को मायोपिया होने से 1/3 बच्चों में बचा सकते हैं। ओके। सो वी कैन रिड्यूस द इंसिडेंस बाय क्लोज टू 35%। और अगर ऑलरेडी मायोपिया है, तो हम 50% पेशेंट्स में उसका प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी रोल है, तो अगर हम विटामिन डी सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी हेल्प करता है। फिर अगर लाइटिंग की हम बात करते हैं, लाइटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। तो आर्टिफिशियल लाइट नहीं, नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट, ओके। नेचुरल लाइट जितनी अच्छी एक्सपोज होते हैं, तो उससे भी मायोपिया का प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। चाइना वगैरह में कुछ कंट्रीज में क्लासरूम्स को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि वहां पर आउटडोर लाइट ज्यादा है। आउटडोर लाइट को हम जितनी भी नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर ले, जितनी मर्जी लाइट्स लगा ले, हम उतनी इंटेंसिटी कभी नहीं दे सकते। ओके। आर्टिफिशियल लाइट जो रफली आती है वो 500 लक्स आती है। ओके। और नॉर्मल डे में, जिस दिन बादल नहीं है, उस दिन 10,000 लक्स होती है। और जिस दिन बादल होता है उस दिन 5,000 लक्स होती है। तो कहीं पे कॉम्पेंसेट हो नहीं सकता।
वो तो कहीं पे भी हम उसके बराबर आ ही नहीं सकते। correct. उसके अलावा एक और रीडिंग हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेट के पढ़ते हैं, लेट के जितना मर्जी आप दूर रखने की कोशिश कर लो, धीरे धीरे पास जाओगे, और जितना पास जाओगे उतना स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। तो ये भी चीजें प्रूवन है कि ये भी नंबर को इंक्रीज करने में, फास्टर ग्रेथ पे ग्रो करने में हेल्प कर, मतलब प्रमोट करता है। इसके अलावा डाइट में भी कुछ चीजों से फर्क पड़ता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर ज्यादा हो, नट्स ज्यादा ले बच्चे, हाई प्रोटीन डाइट, सो इन सब चीजों का भी थोड़ा थोड़ा रोल है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि नहीं लेंगे तो -2 से -4 हो जाएगा, लेकिन सब चीजें थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करती हैं, और अगर हम सब चीजों पे एक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे एट्रोपिन, डाइल्यूटेड एट्रोपिन आई ड्रॉप्स आती हैं। काफी लोगों को एट्रोपिन जब सुनते हैं तो नंबर चेक कराने के लिए भी यूज किया होता है, तो पेरेंट्स कहीं पर घबरा जाते हैं कि उससे दिखता नहीं है 2 वीक्स। तो ये बहुत हम डाइल्यूटेड कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं, और उससे भी नंबर को हम 50 to 60% स्लो डाउन कर सकते हैं। But that has to be done under the supervision of ophthalmologist. यस, सो कौन सी इंटरवेंशन कब करनी है, उसके लिए हम कुछ कुछ चीजें चेक करते हैं। किसके लिए क्या ज्यादा यूजफुल होगा, कहाँ पर क्या हेल्प करेगा, वो हमें वो देखने की जरूरत है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको जल्दी स्टार्ट करें। Okay. जब हम सोच लेते हैं कि इतना बढ़ने के बाद शुरू करेंगे, तो कहीं पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है। फिर उसके अलावा कुछ ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज या ऑर्थोकेरेटोलॉजी, ये ऑप्टिकल इंटरवेंशंस में आते हैं। जैसे जाइज का जो प्रोडक्ट है, ये ग्लासेस में है। तो ग्लासेस हमने वैसे भी लगाने ही है, तो ग्लासेस में ही कोई इनोवेशन है जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज में ही है, और उसी प्रिंसिपल पे ऑर्थोकेरेटोलॉजी भी काम करता है। Okay. तो ये हमने नेचुरली भी यूज करना ही है, तो उन्हीं ग्लासेस में एक इनोवेशन है जिसके कारण से नंबर को स्लो पेस पे ग्रो करते हैं। But आपने देखा उससे बेनिफिट होता है वैसे? हम काफी पेशेंट्स से यूज कर रहे हैं, एंड जिन पेशेंट्स के 1-2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से हम देखते हैं 25-30% का बिल्कुल स्टॉप हो जाता है प्रोग्रेशन, अच्छा. और 60 to 70% में वो स्लो डाउन होता है, Okay. जो कि हम एम कर रहे हैं। तो अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जब हम बात करते हैं कि नंबर को स्लो डाउन, प्रोग्रेशन को क्यों स्लो डाउन करना है, पहले हम ये सोचा करते थे चश्मा ही तो लगाना है, चश्मा लगाना, चश्मा लगाते रहेंगे, बढ़ता है चेंज कराते रहेंगे, और करने के बाद 18 साल की एज पे उसका लेजर करा देंगे। ये कॉमन डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं, और पेशेंट्स के दिमाग में भी यही चीज है। लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस करते हैं यहाँ पर, कि जब नंबर बढ़ता है ना, अगर -2 है या -4 है, -6 है, अब सिर्फ नंबर नहीं इंपॉर्टेंट। काफी लोग क्या सोचते हैं, अगर नंबर ज्यादा बढ़ रहा है तो लसिक नहीं हो पाएगा। उनको ये समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा अगर -2 है या -4 है या -6 है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब नंबर एक नंबर से ऊपर जाना शुरू होता है, तो मायोपिया के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो पर्दा डिटैच होना, आंखों में काला मोतिया आना, सफेद मोतिया आना, कोराइडल न्यूवास्कुलराइजेशन, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से परमानेंटली नजर डैमेज हो सकती है, उनका रिस्क कई फोल्ड इंक्रीज होता है। Okay. अगर नंबर 4 या 5 से ऊपर जाता है तो 3 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर 100 में से 10 पेशेंट्स को होता है, 100 में से 30 पेशेंट्स को होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि रिस्क इतना इंक्रीज हो रहा है। मतलब मायोपिया से अगर नंबर बहुत फास्ट बढ़ रहा है, सो दिस रिस्क इज आल्सो गेटिंग अटैच्ड। अगर हम अल्टीमेट नंबर जो हमारा सपोज 18 साल पे नंबर आना है, वो अगर किसी पेशेंट का हम नहीं कुछ करते, अगर हम उसको इंटरवीन करना स्टार्ट करते हैं सपोज 6 साल की एज पे, और किसी में नहीं कर रहे, अगर उसका नंबर उस टाइम 1 था और वो बढ़ के 18 ईयर्स की एज पे 6 या 7 जा रहा है, अगर हम उसको 3 या 4 पे रोक सके तो उससे अच्छा क्या होगा। तो हम अल्टीमेट डेस्टिनेशन शायद थोड़ी नीचे ला पाएंगे। वो ये कहते कि जी बिल्कुल 100% रोक दो, ऐसी कोई चीज नहीं बनी। तो मैं पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि हम गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा सकते, हम गाड़ी चौथे गियर में चल रही है, हम उसको सेकंड गियर में ले आएंगे। सो दिस इज एन इजी एनालॉजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उनको टेक्निकल टर्म्स में समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज एन एनालॉजी दैट आई यूज फॉर माय पेशेंट्स। करेक्ट, ग्रेट, नाइसली, और बड़े ही आसान शब्दों में ना आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर दैट, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर वे. So I also want to know, I saw you are there on YouTube and Insta also. So वो कब start किया and from where you got motivation to do that? Because I feel बड़ा ना, मतलब मैं करता हूँ तो मुझे पता है बड़ा cumbersome process है, बड़ी मेहनत लगती है. Initially तो बहुत ज़्यादा लगती है जब आपको नहीं पता होता कि कैसे करना है. And
आई फील दैट आप डेली 30 ऑफ सीजन में देख रहे हो तो ऑन सीजन में 60-70 पेशेंट होते हैं, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट एंड नॉर्मली किस टाइप का कंटेंट आप बनाते So this all started with some patients only. हैं? ओके तो पेशेंट्स ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब हम काफी लोगों जब वो आते थे ना तो काफी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं से लेके आए होते थे। ओके मैं पूछता था कहाँ से आपने पढ़ा? जी हमने फलाने के यूट्यूब पेज पे ये देखा, अच्छा वहां पर ये चीज थी। अब वो या वहां पर हमने वो ऐड देखी या हमने गूगल पे ये पढ़ा। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज होती थी कि एक गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से सर्कुलेट हो रही है। अच्छा ओके ये पता ठीक चीज होनी चाहिए। गूगल पे ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, करेक्ट हम भी काफी चीजें गूगल से पढ़ते हैं, कुछ सर्च करते हैं गूगल से करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां से हम इनको सही इंफॉर्मेशन हम अगर दें तो शायद हम कुछ सही मैसेज कहीं सर्कुलेट करें। एक रूल है लाइफ का, मैं सबको तो ट्रीट नहीं कर सकता, मैं ना सबको देख सकता है, जस्ट इम्पॉसिबल। इतनी पॉपुलेशन है, सबने कहीं कहीं जाना ही है। अगर वो सही जगह भी पहुंच जाए, सही ट्रीटमेंट हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और हमारी रीच उससे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से शुरू हुआ कि हमने पहले फेसबुक पे शुरू किया, फिर ऐसे ही वो यूट्यूब पे शुरू हुआ, फिर वो इंस्टा पे शुरू हुआ। वो धीरे धीरे एक चेन बनती गई और अब वो अपने आप ही सेल्फ मोड में चल रहा है, जहाँ की अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। तो मैं ये मानता हूँ अगर सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हो, लोग अपने आप ही उसका फायदा उठाते हैं। तो इंफॉर्मेशन सही जानी चाहिए। द कंटेंट इफ यू वुड सी it is purely pediatric ophthalmology, squint and neuro-ophthalmology. There is no other content. Nothing else. एक चीज और मैं बल्कि हमने बात नहीं की कि मायोपिया लोगों को पता कैसे लगता है कि बच्चों को चश्मे का नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि काफी बच्चे जब आते हैं या फिर पेरेंट्स कई इंपॉर्टेंट क्लूज डेली लाइफ में मिस कर रहे होते हैं कि बच्चे को दिख नहीं रहा। जैसे बच्चा अपनी कॉपी बहुत पास रख के देख रहा है, बोर्ड के पास जाके देख रहा है, या अपनी कॉपीज में रेगुलरली मिस्टेक्स कर रहा है, दूसरे बच्चे की कॉपी में से देख रहा है, आंखें से छोटी छोटी करके, जो हम उसको पिनहोल इफेक्ट कहते हैं, उसमें देखने की कोशिश करता है, कॉन्स्टेंटली हेडेक कंप्लेन कर रहा है, आंखें भारी भारी कहता रहता है, आंखें मसलता रहता है। या कई बार हम देखते हैं कई बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते ही नहीं है। तो ये सब कई बार, और ये बच्चा इसलिए नहीं खेल रहा होता कि उसको दिख नहीं रहा, और हम ये सोचते रहते हैं कि शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो ये सब कुछ कॉमन क्लूज हम डेली लाइफ में देखते हैं, जिसके कारण से हम डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे कि बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। ओके। लेकिन जब तक अच्छे से आई चेकअप नहीं कराते हैं तो मिस होता है। एक कॉमन रूल है हर बच्चे के लिए, नो मैटर अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फर्स्ट चेकअप बाय द एज ऑफ 1 ईयर, सेकेंड चेकअप बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स, थर्ड चेकअप बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। ये होना ही होना चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है बच्चों में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की, मतलब उसके भाई बहन को कुछ रहा हो या पेरेंट्स में कोई बचपन में प्रॉब्लम रही हो, तो ये चेकअप और जल्दी होना चाहिए और फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। और अगर नंबर डायग्नोज हो जाता है तो ये नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बच्चों में नंबर चेंज होता रहता है, जिसके लिए हमने सारी ये बात की, मायोपिया प्रोग्रेशन। तो वो रेगुलरली चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चेंज होके वो नहीं देंगे तो हेडेक वगैरह ये सब भी प्रॉब्लम्स रहती हैं और बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिटेरियोरेट करती है। मैंने भोपाल से अपना एमएस किया, एमबीबीएस एमएस, उसके बाद वर्धा में मेडिकल कॉलेज में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में, वर्धा इज इन महाराष्ट्र नियर नागपुर, और बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है वहां पे। वहां पर आई वर्कड एज ए लेक्चरर फॉर 2 years. Then I came to Ambala, worked in Mission Hospital, and after working in Mission Hospital for 6-7 years, I started my own practice. So let's talk about myopia now. So in those days, to correct myopia, the prevalent surgery was radial keratotomy. RK बहुत होता था। लोग पहले प्लेन ब्लेड से करते थे, उसके बाद लोगों ने डायमंड नाइफ करना यूज किया, और बहुत फेमस सर्जन्स, क्योंकि मैं भोपाल से पढ़ा हूं तो इंदौर में ये सर्जरी हमारे पास में बहुत होती थी और बहुत लोग कराते थे, क्रेज था उसका। साइड इफेक्ट्स पता नहीं थे, कॉर्निया पे कट्स लगाए जाते थे, नंबर उतर जाता था और लोग खुश रहते थे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स जो आने थे वो तो कुछ सालों के बाद आने थे।
तो वो दौर हम लोगों ने देखा मायोपिया करेक्शन का। कॉन्टैक्ट लेंसेज तो थे ही ऑफ कोर्स, पर लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं लगाना चाहते थे। मायोपिया का वो दौर देखा हमने। धीरे 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 वी सॉ अनदर डेवलपमेंट, इट वाज कॉल्ड ALK। ALK में क्या होता था कि एक, जिस तरह से आजकल स्माइल में आप एक लेंटिक्यूल निकालते हैं, उस तरह से केरेटोम में एक लेंटिक्यूल निकाल दिया करते थे। Okay. I saw it for the first time in Ambala. It was very fascinating surgery, much better than RK, Okay. with scientific formulas, और बहुत कामयाब सर्जरी थी। पर ये हाइपरमेट्रोपिया ट्रीट नहीं करती थी। RK भी हाइपरमेट्रोपिया बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करता था। फिर वहां से हम आगे बढ़े और लेसिक लेजर का जमाना आया। Okay. एक्साइमर लेजर्स आ गई, तो शुरू की एक्साइमर लेजर्स भी देखी, और उनसे वो चमत्कार होते हुए देखा कि आपका नंबर उतर गया। प्लस नंबर पे हम इतने इफेक्टिव नहीं थे, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मशीन्स प्लस नंबर भी डेवलप होना शुरू कर दिया। और करते करते अब कंटूरा, स्माइल, अब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजीज आपके पास में है कि यू कैन वर्चुअली गारंटी द पेशेंट की नथिंग विल गो रॉन्ग। क्योंकि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी इतनी अच्छी आ गई हैं कि आपको पहले से पता होता है कि विच कॉर्निया कैन गो रॉन्ग एंड वेयर दिस सर्जरी इज नॉट टू बी डन। ओके। कितने केसेस डॉक्टर ऐसे होते होंगे जिसमें आप नहीं कर सकते हो? और लेट्स से इफ यू डू 100 इन अ मंथ, 100 पेशेंट्स आते हैं, उसमें से कितने ऐसे होते होंगे? ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 20 to 25% होते हैं are the cases where you cannot do the laser based refractive surgery. क्योंकि या तो नंबर बहुत हाई है, या फिर कॉर्निया का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो सर्जरी को सपोर्ट करे लेजर को। तो इनके लिए अब ICLs आ गए हैं। ओके, व्हाट इज दैट? इम्प्लांटेबल कोलोमर लेंसेज हैं। ओके। इम्प्लांटेबल कोलोमर लेंसेज आपके नेचुरल लेंस के ऊपर लगा दिए जाते हैं। ओके। और ये भी 30 साल पुराने हैं। अच्छा। लेकिन इंडिया में इसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बाद में आई, बट अगेन इनका वंडरफुल रिजल्ट है, स्पेशली इन हाई मायोपियास। यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। ओके। तो वहां पर यू कैन मेक अ पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लासेस बाय यूजिंग द ICLs। ओके। तो हम लोगों ने वो दौर देखा है कि जब RK से शुरू हुआ था, कुछ नहीं होता था, कॉन्टैक्ट लेंसेज थे, RK हुआ, ALK हुआ, लेजर्स हुए, एडवांस लेजर्स हुए, स्माइल हुई, ICL हुए। तो हमारी एक ऐसी जनरेशन है जिसने ये सारे चेंजेस देखे हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी में भी, मायोपिया में भी, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट कैटरैक्ट में भी। ओके। सो सबसे ज्यादा कॉमन सर्जरीज जो आई में होती है, आपको पता है कैटरैक्ट होती है। सो इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट, कैसे वो इवॉल्व हुआ कैटरैक्ट भी? जब मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में MS कर रहा था, तो मैंने जब पहली बार कैटरैक्ट सर्जरीज देखी, तो उनको इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरीज कहते थे। यहाँ पूरा का पूरा लेंस निकाल दिया जाता था। इंट्राओक्युलर लेंसेज तब बहुत ही नए थे और इंडिया में 1 या 2 सेंटर्स में होते थे। और हमने तो देखे भी नहीं थे। तो हम लोगों की ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई थी, एंड बाय द टाइम वी फिनिश्ड आवर MS, कुछ वर्कशॉप्स हुई जिसमें इंट्राओक्युलर लेंसेज हम लोगों ने पहली बार देखे कि ऐसे इंट्राओक्युलर लेंसेज होते हैं। पहले एंटीरियर चैम्बर लेंसेज लगते थे, फिर पोस्टीरियर चैम्बर लेंसेज लगने शुरू हुए, और हम लोगों ने उसको देखा, सूचर्स लगाए जाते थे। धीरे 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 इन अर्ली 90s आई थिंक हम लोगों ने SICS देखा, डॉक्टर ब्लूमेंथॉल टेक्निक, एंड इट वाज फैसिनेटिंग कि आपको टांका नहीं लगाना पड़ रहा और आप लेंस कैटरैक्ट निकाल के लेंस डाल रहे हो। करेक्ट। ये टेक्निक 1-2 साल फॉलो की, और फिर फेकोएमल्सिफिकेशन 94-95 तक आ गया था यहाँ पे। ओके। सो देन आई गॉट ट्रेन्ड इन फेकोएमल्सिफिकेशन, एंड वी स्टार्टेड डूइंग फेकोस। ओके। तो फेको तो आज तक आप देख ही रहे हैं, उसमें फिर मशीन्स नई से नई आती रही, इंसिजन्स छोटे बड़े से छोटे होते रहे, एंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी हैव अ femtosecond लेजर, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। करेक्ट। तो वो इंट्राकैप्सुलर से लेके femtosecond लेजर तक की जर्नी मेरी रही है, हमारी जनरेशन की रही है रेदर। So it was a sea change, starting from intracapsular and now going up to femtosecond assisted cataract surgery. And also in terms of results of those surgeries over the period of time, it has got better, या पहले भी इतने ही अच्छे थे? नहीं, results have improved dramatically. लेंसेज हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। अब तो इतनी तरह के लेंसेज हैं कि आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं अगर आप चाहो तो। उस टाइम जो लेंसेज होते थे वो मोनोफोकल लेंसेज होते थे, जो आपको एक अच्छा विजन देते थे, और उसका फिर कंपैरिजन +10 के ग्लासेस से था। जब लेंसेज नहीं थे तो +10 के ग्लासेस लगाते थे, जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो लेंसेज आने से वो चीज सॉल्व हुई।
Okay. इन सीजन्स धीरे धीरे स्मॉल हुए, लेंस का मटेरियल बदला, रिजिड से फोल्डेबल हुए, फोल्डेबल में मटेरियल्स में बड़ा चेंज आया, और अब तो जो लेंसेज है वो तो आप जैसा रिजल्ट चाहें वैसा रिजल्ट आप Great. Also, doctor, do you want to add something, since I came to know that now ASG is taking care along with you of the Yeah. hospital? If you want to share that journey and how is it helping you? So we joined hands with ASG around 2 years back. अच्छा 2 साल हो गए. हाँ, तो हम वी वांटेड टू प्रोग्रेस एंड वी थॉट कि अगर हम एक ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन करें जो कि ऑलरेडी बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, तो साथ में हम लोगों को भी मौका मिलेगा. Correct. सो टिल नाउ इट हैज बीन ए वंडरफुल जर्नी. Okay. बहुत बढ़िया जर्नी रही है, एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी हैव टेकन. Okay. एंड नाउ द प्लान्स आर ऑन इट्स वे की टू एक्सपेंड फर्दर, और इसके आगे भी कुछ करें. अच्छा. सो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ ASG. Great. सो वी आर ए पार्ट ऑफ ASG नाउ. Okay. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, Great, sir. ठीक है, ओके, Thank you, थैंक sir. यू. Thank you.